हेलो। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए। और इसमें आप टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर को। आपको जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का फुल कोर्स करवाया जाएगा, टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री के लिए, और सीटेट का सोशल साइंस सब्जेक्ट का आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। और इसमें हम आपको जो है पहले कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी पर बेस है। उसके बाद हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, यानी आपको जो है फ्री में फुल कोर्स करवाएंगे। कहीं और यूट्यूब चैनल पर जो है कहीं पर भी आपको जो है फुल कोर्स नहीं करवाया जाता है, कुछ ही टॉपिक करवाया जाता है। हम यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का जो है समझाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को बस इतना काम करना है कि उनको रेगुलर रहना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर रहोगे तो उससे आपका ही बेनिफिट है। ये हमारा सी टेट बैच है और इसमें भी जो हमारी क्लास रहेगी वो रेगुलर रहेगी और वो 9 बजे। तो आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा सोशल साइंस सब्जेक्ट का। तो हमारा कंटेंट एनसीईआरटी पर फोकस है हमारा पूरा का पूरा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो तो मैं जो कंसेप्ट लेके आती हूँ उनमें से जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स है उसमें पूछे गए। यहाँ पर जो मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ उसमें जो है टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट में पीजीटी हिस्ट्री, चाहे वो आपका यूजीसी एनटीए हिस्ट्री का पेपर हो, उसमें जो है कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन आज को देखने को मिलेगा टॉपिक, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं बता देती हूँ, आप माइंड में रखना कि ये 1946 में आता है, क्यों आता है, क्या प्रस्ताव रखता है, क्यों इसको जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने आपको कृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा था जो कि 1942 में आता है, और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे, तो उस समय आया था कृष्ण मिशन, लेकिन वह असफल हो जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो अगर जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो फिलर फॉर्म चैनल पर जाकर जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है 27 वीडियो मिल जाएंगी, जिससे कि आपका जो पीछे कंसेप्ट छूटा है उससे आपको मदद मिलेगी, काफ़ी सारी मदद मिलेगी। तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को भी देखिए जाके, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और स्टूडेंट प्लीज़
वो चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बनाया स्पेशल अलग से। वहीं पर आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन की बात करते हैं कि ये फरवरी 1940 में जब ब्रिटेन में एटली की सरकार थी, जो एटली उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे वो भारत में क्या करते हैं, वो भारत में जो है कैबिनेट मिशन को भेजते हैं। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है कि जब भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाता तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो एटली थे। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे। और क्रिस मिशन के समय चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है फैक्ट बेस्ड यहाँ से पूछे गए हैं। तो इटली की सरकार थी और वो कब भारत में भेजते, फरवरी 1940 में कैबिनेट मिशन आता है। ये क्या अपने साथ लेकर आता है वो आप देखेंगे आगे। मिशन में 3 सदस्य थे। ये सदस्यों के नाम अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं साथ के साथ आपको हाईलाइट करती हूँ पीपीटी। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों नाम हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम बताइए। तो पैथिक लॉरेंस का नाम याद रखना आपको, स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम याद रखना और एवी अलेक्जेंडर का नाम याद रखना है। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था, क्यों उसको भारत में भेजा जाता है। तो इसका उद्देश्य भी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपको समझना भी होगा कि कैबिनेट मिशन को क्यों भारत में भेजा गया था। आज हम बेसिकली कैबिनेट मिशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये कब आया था, क्यों भेजा गया था, कौन कौन से इसके सदस्य थे, ये क्यों असफल हो गया था। तो इससे आपका जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए। अगर उनको सोशल साइंस सब्जेक्ट पर एक मजबूत पकड़ बनानी है, हर कंसेप्ट को, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो है आपको, अगर आपने हिस्ट्री की हर एक टॉपिक पर कंसेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझना है, क्योंकि जो मैं टॉपिक लेके आती हूँ मैं उसको 0 लेवल से शुरू करती हूँ और उसको जो हायर लेवल तक, जो आईएएस के लेवल तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड करती हूँ। इसमें जो है मेरा ये टॉपिक है कैबिनेट मिशन। इसमें सिर्फ आप बेसिक ही नॉलेज नहीं देखोगे, इसमें आप उसका पूरी डिटेल नॉलेज देखोगे। जो आईएएस के जो एग्जाम्स देते हैं हिस्ट्री के, वहाँ तक आपका जो है समझ इतना हो जाएगी, कंसेप्ट पर बहुत ही अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट का, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, नागरिक शास्त्र है, ज्योग्राफी है, उन पर अगर पकड़ मजबूत करनी है तो आपको जो है रेगुलर रहना है और हर एक क्लास को अटेंड कीजिए। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा वो भी जाके देखिए और क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। मतलब जो कैबिनेट मिशन आता है वो यह देखता है कि भारतीयों को सत्ता सौंपनी है तो किस तरीके से जो है जो सत्ता का हस्तांतरण किया जाना है, इस पर विचार करना था। इसको जो है कांग्रेस के नेता से, मुस्लिम लीग से बातचीत करना था कि किस प्रकार से जो है भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की जाए। तो इस उद्देश्य से ये आता है। और किर्च मिशन का उद्देश्य आपको पता चल गया होगा। उसका उद्देश्य एक ही था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को भारतीय सहयोग की आवश्यकता थी, भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी युद्ध में। तो इसलिए कृषि मिशन को भेजा जाता है। तो आपको हर एक मिशन जो भेजा जाता है इसका हमेशा उद्देश्य एग्जाम्स में पूछा जाता है। साइमन कमीशन जो 1928 में बना था, साइमन कमीशन भारत आता है तो उसके आने का मकसद भारत में संवैधानिक सुधार जो 1919 में लागू किए गए थे
उनकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। और उसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो हर एक जो ये कमीशन, ये मिशन भेजे जाते हैं, इनको का हर एक का अलग अलग मकसद था। इसलिए जो है यहाँ पर मैं आपको इनमें डिफरेंस बता रही हूँ कि ये क्यों भेजे जाते थे। आपको कंसेप्ट समझना है कि ये जो है ब्रिटिश सरकार क्यों बार बार अपने मिशन भारत में भेज रही है। तो कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, इसका उद्देश्य एग्जाम में पूछा गया है, इसके सदस्यों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, और ये कब भेजा गया था, कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में भेजा जाता था। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। The cabinet mission was a high-powered mission sent to India by the Attlee government, British Prime Minister, in February 1946. The mission had three British cabinet members, Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and Abby Alexander. The objective of this mission was to discuss the transfer of power from the British to the Indian leadership. So, this was the objective of these missions. अब क्या है क्लेमेंट एटली? क्या करते हैं? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ने ब्रिटिश भारत सरकार से भारतीय नेताओं को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत में एक मिशन भेजने का फैसला किया था। मिशन में 3 सदस्यों का उल्लेख उनके पदों के साथ देखते हैं अभी। तो पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत के राजस्व सचिव थे उस समय। तो अक्सर ये पूछा जा सकता कि पैथिक लॉरेंस क्या थे? वो भारत के राज्य सचिव थे। और क्रिप्स क्या थे? वे व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर जो एडमिरल्टी के जो लॉर्ड माने जाते थे वो थे। तो इस तरीके से ये जो 3 सदस्य हैं ये भारत में आते हैं। तो इस तरीके से भारत में आते हैं। अब कैबिनेट मिशन के उद्देश्य को समझते हैं। एक उद्देश्य तो आपको स्पष्ट हो गया कि सत्ता को भारतीय नेताओं के हाथ में सौंपना था, इसका एक मकसद ये था। और इसके जो बाकी के क्या उद्देश्य थे वो भी देखते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था वो था भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ जो है बातचीत करनी थी। संविधान का निर्माण किस प्रकार से करना है, तो इस पर भी बातचीत करनी थी। और एक संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण करना था। और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करना था। तो ये उसके उद्देश्य थे। क्योंकि जो है जो क्रिप्स मिशन भी जो संविधान निर्माण की बात करता है, लेकिन उसमें जो है प्रांतीय विधानसभा का सदस्य और जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि शामिल किए जाने थे उनको राजकुमार ही भेजेगा। उनको जो है निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा उनका चुनाव नहीं होना था, इसलिए वो असफल हो जाता है। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आता है तो वो इस उद्देश्य से आता है कि कि भारत में किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाना है, संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन किस प्रकार किया जाना है। तो इस तरीके से इस उद्देश्य के साथ जो है जो एटली हैं उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, वो जो है इसको भारत में भेजते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है टू obtain an agreement with the Indian leaders regarding the making of a constitution for India, to prepare constitution making body, Constituent Assembly of India, to establish executive council with the support of Indian parties। तो इस उद्देश्य के साथ क्या है कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब जो है कि ये क्यों विफल हो जाता है,
इसके उद्देश्य आपको पता चल गए होंगे। एक तो सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंपनी थी, दूसरा संविधान का निर्माण करना था, संविधान सभा का निर्माण करना था। इस उद्देश्य से जो है कैबिनेट मिशन को भारत में एटली की सरकार भेजती है। अब क्या है कि यह क्यों जो है विफल हो जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि यह क्यों विफल होता है। तो कांग्रेस जो पार्टी थी प्रांतों के लिए न्यूनतम शक्तियों वाला एक मजबूत केंद्र चाहती थी। देखो कैबिनेट मिशन क्यों असफल होता है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जो है प्रांत जो थे उनको कम शक्तियां दी जाए और मजबूत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर रहे। आज जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने संविधान बनाया, तो मैंने आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाया है, सिविक्स का, कि पावर शेयरिंग किस प्रकार होती है और फेडरलिज्म भारत ने किस प्रकार का फेडरलिज्म अपनाया। तो भारत में जो संघ है वो काफ़ी मजबूत है और जो केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं, और जब दूसरे देश भारत पर आक्रमण करेंगे तो क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके आदेश ये सभी जो अलग अलग स्टेट्स में सरकार है उनको मानने पड़ेंगे। इसलिए क्या है कांग्रेस पार्टी जो है प्रांतों के लिए कम शक्तियां चाहती थी और एक मजबूत केंद्र का निर्माण करना चाहते थे। इस प्रकार देखेंगे आप पॉलिटिकल साइंस और जो हिस्ट्री है वो आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री में जो है नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस की जो है जड़ें देखते हैं। तो इस तरीके से आप जो सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझोगे तो आपको समझ में आएगा। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, विधायकों में समानता जैसे मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी। तो दोनों पक्षों के बीच कई मतभेद थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच जो आपसी मतभेद थे और उन्हें समान आधार नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है 1946 में स्वयं के प्रस्ताव के साथ आया था, असफल हो जाता है। भारत के डोमिनियन को बिना किसी विभाजन के स्वतंत्रता दी जाएगी। तो और जो है भारत जो है किसी प्रकार का विभाजन भी नहीं चाहता था और प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा। तो जो ये कैबिनेट मिशन में बात रखी गई थी कि प्रांतों को जो है 3 समूहों में बांट दिया जाएगा, तो ये बात भी जो है कांग्रेस को पसंद नहीं आती है। ग्रुप ए में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ना प्रांतों को 3 ग्रुपों में विभाजित किया था कैबिनेट मिशन ने। एक तो इन्होंने जो प्रांतों को ज़्यादा शक्तियाँ दी थी इसलिए कांग्रेस को पसंद नहीं आया, और दूसरा जो है मुसलमानों को लग रहा था कि उनको जो है ज़्यादा उनके हितों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, विधायिकाओं में जो है उसको ज़्यादा जो है उसकी राजनीतिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। और तीसरा इसमें प्रांतों को 3 समूह में बांट दिया गया था जिसके कारण जो है यह असफल हो जाता है। तो 3 समूह में बांटा गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रुप ए में जो शामिल किया था इन्होंने मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा इनको शामिल किया था ए ग्रुप में। और बी में इन्होंने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल किया था, इनको शामिल किया था। और सी ग्रुप में इन्होंने शामिल किया था, ग्रुप सी यहाँ पे है, ये है बंगाल और असम को। इस प्रकार इन्होंने जो है प्रांतों का विभाजन कर दिया था जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं आया था, क्योंकि बंगाल और असम में भी यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान यहाँ पर भी जो है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं जो इन प्रांतों का बांटा गया था, इनको जो है वो कहाँ पर कौन सा जनसंख्या ज़्यादा है, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है या हिंदू है, उस आधार पर जो है वर्गों को बांटा था। इसी वजह से ये जो है पसंद नहीं आता है कांग्रेस को। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। The main reason for the failure of the cabinet mission were, first of all, the Congress party wanted a strong center.
with minimal power for the provinces. The Muslim League wanted strong political security for Muslims, such as equality in legislatures. Since the two sides had many ideological differences and didn't find common ground, the mission came up with its own proposal in May 1946. तो जो प्रपोजल कैबिनेट मिशन लेके आया था, इससे दोनों पार्टी असहमत थी. The dominion of the India will be given independence without any partitions. The provinces will be divided into three groups. Group A included Madras, Central Provinces, UP, Bihar, Bombay and Orissa. Group B included Punjab, Sindh, Northwest Frontier and Balochistan, and Group C included Bengal and Assam. और जो मुस्लिम भूल प्रांतों को दो समूह में बांटा गया था और शेष सिंधु बहुसंख्यक एक समूह में, यानी जो बंगाल असम दूसरा और तीसरा ग्रुप है, बंगाल और असम, पंजाब और सिंध, यहाँ पर जो है मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी और जहाँ पर हिंदू थे उनको जो है एक समूह में रखा गया था. और यह बात जो है कांग्रेस को पसंद नहीं आई थी. तो दिल्ली में जो केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेश मामले, संचार, मुद्रा पर अधिकार होंगे, शेष शक्तियां प्रांतों में निहित होगी. तो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है आज भी तो यही है, जो रक्षा विदेशी मामले हैं, ये जितने भी अधिकार है ये जो है सरकार के केंद्र सरकार के पास ही अधिकार है इनके मामलों में कानून बनाने का, हस्तक्षेप करने का, और शेष शक्तियां जो है प्रांतों में निहित होगी. देश के लिए नया संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा. संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान के आधार पर ही एक नई सरकार बनने तक जो है इसमें कहा गया था कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी. तो इसमें कि ये जो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन में तीन समूह में बांटा गया था, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है. फिर आगे इन्होंने कहा कि जब तक भारत का कोई अपना संविधान नहीं होता है तब तक एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी. तो इस कैबिनेट मिशन में ये प्रस्ताव रखा गया था. So, the Muslim majority provinces were divided into two groups and the rest of the Hindu majority into one group. तो यहाँ पर हम इंग्लिश में देखते हैं इसको. द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एंड द रेस्ट ऑफ द हिंदू मेजोरिटी इनटू वन ग्रुप. So in Delhi, the central government will have powers over defense, foreign affairs, communication and currency. The rest of the powers would be vested in the provinces. A constitution So the rest of the powers would be vested in the provinces. A constituent assembly will be performed to write a new constitution for the country. Until then, an interim government will be established until a new government is formed on the basis of a constitution written by the constituent assembly. जब कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम बहुमत के आधार पर प्रांतों के समूह और केंद्र में नियंत्रण के लिए होड़ के विचार के लिए उत्सुक नहीं थे, तो इस आधार पर जो है जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि प्रांतों को जो है हिंदू मुस्लिम बहुमत के आधार पर बांटा जाए. मतलब जहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है उसको हिंदू
के आधार पर बांटा जाए, और जहाँ पर मुस्लिम बहुमत है उस आधार पर जो प्रांतों का जो वर्गीकरण किया गया था उसके लिए जो है कांग्रेस जो है तैयार नहीं थी, और यह एक कमजोर केंद्र के विचार के भी खिलाफ था। और इससे अगर जहाँ पर इस तरीके से अगर प्रांतों को बांटा जाता है तो उससे एक स्ट्रॉन्ग केंद्र में जो सरकार है वो कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती। कांग्रेस का कहना था कि अगर आप प्रांतों को इस तरीके से बांट रहे हो तो इससे जो है केंद्र में एक जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, वो कभी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस प्रस्ताव को अपनाना। द कांग्रेस was not keen on the idea of groups of provinces based on Hindu Muslim majority and vying for control at the center. It was also against the idea of a weak center. Muslim League didn't want any change in this in the proposal. तो मुस्लिम लीग को तो ये सही लग रहा था कि ठीक है, अच्छा है कि प्रांतों का बंटवारा जो है मुस्लिम बहुमत के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ थे। कांग्रेस का कहना था कि हम जो है प्रांतों को इस तरीके से जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते, और हमें एक सेंटर में जो है एक स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए, ताकि ये जो है केंद्र का नियंत्रण प्रांतों पर बना रहे। यह कांग्रेस का कहना था, जबकि जो मुस्लिम लीग को यह प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं चाहती थी। जून 1940 में मिशन द्वारा एक नई योजना प्रस्तावित की गई थी। इस योजना ने क्या किया, भारत के विभाजन को हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल प्रांत भारत में बाद में पाकिस्तान का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया। उन रियासतों की सूची भी बनाई जो या तो संघ में शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती थी। तो इन्होंने कहा कि जो देसी रियासतें हैं वो भारत संघ में शामिल होना चाहे या अलग होना चाहे तो उन्हें जो है आज़ादी दी गई थी। As the plan was not accepted, a new plan was proposed by the mission in June 1946. तो फिर ये एक नया प्रस्ताव लेके आता है यही मिशन। द प्लान proposed the partitions of India into Hindu majority India and Muslim majority India. Later it was renamed Pakistan. तो इसमें जो पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, अभी यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन में है अभी सिर्फ ये कहा गया था कि जहाँ पर जिस प्रांत में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है वह उसको जो है हिंदू मेजोरिटी इंडिया का नाम दिया गया था, और जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया का नाम दिया गया था, यानी प्रांतों को डिवाइड किया गया था। और एक लिस्ट भी तैयार की गई जो देसी रियासतें थी। ए लिस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज मेड which could either join the union or remain independent. तो जो देसी रियासतें थी उनको जो है आज़ादी दी गई कि वो केंद्र में शामिल हो या ना हो। तो इससे जो है एक केंद्र का नियंत्रण प्रांतों पर नहीं रहता, और एक स्ट्रॉन्ग जो है केंद्र में जो है सरकार का निर्माण नहीं हो पाता, तो इसलिए यह असफल हो जाता है। और इसका जो प्रस्ताव इसने रखा था तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन कांग्रेस पार्टी ने दूसरी योजना को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय ये संविधान सभा का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। तो जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, वह मुस्लिम लीग के साथ मिलकर संविधान सभा का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द कांग्रेस पार्टी अंडर जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट एक्सेप्ट द सेकेंड प्लान, इंस्टेड इट एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये प्रांतों के विभाजन को तो कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वह कैबिनेट मिशन की इस बात को स्वीकार कर लेती है कि अगर हमें संविधान को बनाना है तो जो संविधान सभा का निर्माण करना है हम उसमें शामिल होने के लिए, उसका सदस्य बनने के लिए हम तैयार हैं।
तो वायसराय ने अंतिम सरकार बनाने के लिए 14 लोगों को बुलाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव उसने रखा था कि जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होता है तब तक भारत में जो है एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, और उसमें किस प्रकार से जो है कांग्रेस, सिख, पारसी, ईसाई, अनुसूचित जो जाति है उन सभी को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसमें इस प्रकार से जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो 14 लोगों को जो है इनवाइट किया गया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए, और इसमें जो है किस तरीके से जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कांग्रेस से 5 लोग शामिल होंगे, लीग से 5, मुस्लिम लीग से 5 होंगे, सिख, पारसी और जो भारतीय ईसाई थे, अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे जो है एक एक सदस्य शामिल किया जाना था। सिख से एक, पारसी से एक, भारतीय ईसाई से एक और अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एक सदस्य को शामिल किया जाना था, यानी टोटल 14 सदस्यों को शामिल किया गया था। The Viceroy invited total 14 people to form the interim government. There were 5 members from the Congress and 5 members from the Muslim League, 1 representing the Sikh, Parsi, Indian, Christian and the scheduled caste communities। तो इस प्रकार से जो है इस सरकार में जो है सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि किस प्रकार से जो है उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही जो है 5 सदस्यों को भेज सकते थे। कांग्रेस ने क्या किया, जाकिर हुसैन को एक सदस्य के रूप में नामांकित किया, जिस पर लीग ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि वह केवल भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है और कोई अन्य पार्टी नहीं। तो मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। तो तो कांग्रेस कहती थी कि वह सभी जो भारत में हैं वह सभी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसका मानना था कि कांग्रेस जो है भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है इसी बात को लेकर झगड़ा होता है, और कांग्रेस जो है जाकिर हुसैन को इसलिए भेजती थी यह दिखाने के लिए कि जो कांग्रेस है वो जो भारतीय मुसलमान है, सिर्फ कांग्रेस हिंदू लोगों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती है बल्कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ जो है मुसलमानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। तो ये टकराव था जिसके कारण जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है वो असफल हो जाती है। Both the League and the Congress were given the right to nominate 5 members to the Western Interim Council। जो अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया था, तो कांग्रेस को भी अपने 5 सदस्य भेजने थे, मुस्लिम लीग को भी अपने 5 सदस्य भेजने थे। The Congress nominated Zakir Hussain as a member, to which the League objected। तो जाकिर हुसैन को जैसे ही भेजती है तो मुस्लिम लीग उसका विरोध करना शुरू कर देती हैं, by saying that it only represented Indian Muslims and no other party, कि यह केवल जो है भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, किसी और पार्टी का नहीं करता है। द मुस्लिम लीग डिडंट पार्टिसिपेट इन इट, और मुस्लिम पार्टी जो है इसमें भाग नहीं लेती है। कांग्रेस नेताओं ने वायसराय की अंतरिम परिषद में प्रवेश किया और इस तरह नेहरू ने जो है अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। जो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष था वो जवाहरलाल नेहरू था। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है कि अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई थी और जो इसका नेतृत्व है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नई सरकार ने क्या किया था, देश के लिए एक संविधान बनाने का काम शुरू करते हैं, लेकिन अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें बनती हैं। बंगाल और सिंध में लीग ने सरकारें बनती हैं उस टाइम पर।
कांग्रेस लीडर एंटर्ड। तो इस प्रकार से जो है अंतरिम सरकार का गठन भी हो जाता है, लेकिन ये सरकार जो है सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि क्या मुस्लिम लीग जो है जो इसमें जो भी वो डिसीजन लेती अ, तो मुस्लिम लीग उस जो भी कांग्रेस जो है डिसीजन लेती है, मुस्लिम लीग उसको अस्वीकार कर देती है। इस प्रकार जो अंतरिम सरकार असफल हो जाती है। Congress leaders entered the Viceroy interim council and thus Nehru led the interim government. The new government started the work of making a constitution for the country, but Congress-led governments were formed in most provinces, including the northwest frontiers. The League formed governments in Bengal and Sindh. तो उस समय ज़्यादा प्रांतों में जो कांग्रेस की विजय होती है और मुस्लिम लीग सिर्फ जो बंगाल और सिंध में ही सफल हो पाती है। तो ये भी एक जो है दोनों में टकराव का कारण बनता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी में जो टकराव होते हैं, कहीं ना कहीं इनके जो आपसी मतभेद होते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस नेताओं के बीच जो प्रतिनिधित्व को लेकर झगड़ा शुरू होता है। और मुस्लिम लीग जो कहती है कि कांग्रेस भारतीय मुसलमानों का जो है हितों का ध्यान नहीं रखती, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसी वजह से आगे चलकर ये जो है इन दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाती है और भारत का विभाजन हो जाता है। जिन्ना और लीग ने नई केंद्र सरकार पर आपत्ति जताई। तो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जो ये अंतरिम सरकार बनाई थी, इस पर आपत्ति जताते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने की तैयारी की और मुसलमानों से किसी भी तरह से पाकिस्तान की मांग करने की आग्रह करते हैं। इसके लिए वो बड़ी बड़ी सभाएं बुलाते हैं और जिन्ना क्या है मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के निर्माण के लिए तैयार कर लेते हैं। और 16 अगस्त का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है डायरेक्ट एक्शन डे का घोषित किया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम्स में भी फैक्ट पूछा गया है और बहुत बारी पूछा गया है कि 16 अगस्त 1940 को क्या है मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान करती है और इसके कारण देश में जो है सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती है। और कलकत्ता में जो है पहले ही दिन में 5000 लोग दंगे में मार दिए जाते हैं। सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो और भी जगहों पर फैलते हैं, जिसमें नोआखली और बिहार में भी सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो जाती है। जिन्ना एंड द लीग ऑब्जेक्टेड टू द न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अंतरिम सरकार बनाई थी जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, तो जिन्ना और मुस्लिम लीग जो है जो नेहरू और कांग्रेस जिस तरीके से कार्य करते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं और अलग से एक सभा का निर्माण करते हैं और वहाँ पर मुसलमानों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि वो अलग से पाकिस्तान की मांग करें। और जो 16 अगस्त 1940 को वो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करते हैं और इसके बाद से जो है कम्युनल जो राइट्स थे वो शुरू होते हैं। Jinnah prepared to hesitate for Pakistan and urged the Muslims to demand Pakistan by any means possible. Jinnah called for direct action day on 16 August 1946. This call led to widespread communal riots in the country and the 5,000 people died in Calcutta on the first day. Communal riots spread to many other areas, especially in Noakhali and Bihar. तो यही कारण था कि गांधी जी भी है जो पहले भारत का विभाजन नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कलकत्ता में और बाकी जगहों में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं और बहुत से हिंदू मुस्लिम दोनों की हत्याएं होनी शुरू हो जाती है, तो इसके कारण जो गांधी जी भी फिर कहते हैं कि इससे इन दंगों को रोकने के लिए अगर भारत का विभाजन जरूरी है तो इसके लिए भारत का विभाजन कर देना चाहिए।
दंगों के कारण जो है देश के विभाजन की शुरुआत होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन कांग्रेस नेताओं में से जिन्होंने हिंसा को रोकने के लिए क्या कहा था, विभाजन को अनिवार्य बता दिया था। यानी जो वल्लभ भाई पटेल थे। हेलो विधि। अ, तो दंगों के कारण क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस नेताओं में से कांग्रेस पार्टी को बता दिया था, अगर आपको ये जो सांप्रदायिक दंगों को रोकना है, हिंसा को रोकना है, तो विभाजन को स्वीकार करना पड़ेगा। द कॉल फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज गिवन ड्यू टू द राइट्स। जो रियोट्स जो ये होते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस लीडर्स। तो ये पहले नेता थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था सबसे पहले कि अगर हिंसा को रोकना है तो भारत का विभाजन जरूरी है। और गांधी जी ने तो बहुत बाद में माना था कि जब ज़्यादा दंगे होने लगे, लोगों की हत्याएं ज़्यादा होने लगी, तब गांधी जी ने भी बड़े दुखी मन से जो है भारत के विभाजन की बात को स्वीकार किया था। पहले गांधी जी क्या करते हैं, वो पूरे देश का दौरा करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कलकत्ता भी जाते हैं कि सांप्रदायिक दंगे किसी न किसी प्रकार से रुक जाए, लेकिन रुकने वाले नहीं थे। तो इस प्रकार से जो है विभाजन की शुरुआत होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है माउंटबेटन भारत का विभाजन करवाने में सफल हो जाते हैं। कहाँ तो सिर्फ कैबिनेट मिशन 1940 में पाकिस्तान विभाजन का कोई पार्टीशन की कोई बात नहीं चल रही है 1940 में, लेकिन 1947 में माउंटबेटन योजना आती है और वो किस तरीके से जो है भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है भारत का विभाजन हो जाता है। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान का निर्माण होता है और 15 अगस्त को जो है भारत का निर्माण होता है और भारत अपना आज़ादी का दिवस बनाता है। तो स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ। आई होप आपको आज कैबिनेट मिशन के बारे में समझ में आया होगा, ये कब आया था, किसके समय में आया था, कौन कौन इसके सदस्य थे, इसका मकसद क्या था और ये सफल हुआ या नहीं हुआ। ये विफल हो जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट मिशन में जो है अंतरिम सरकार बनाने का जो है फैसला किया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो जो है कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है वो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए जो है मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार के से हट जाती है और डायरेक्ट 16 अगस्त को जो है 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर देती है कि अब वो पाकिस्तान का निर्माण करके रहेंगे और किस प्रकार से जब माउंटबेटन आते हैं वो पाकिस्तान का निर्माण करवाने में सफल हो जाते हैं। तो कल की क्लास में देखेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में, आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि एग्जाम्स में आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि माउंटबेटन योजना क्या थी, तो उसके बारे में कल की क्लास में देखेंगे। तो इसमें आपको जो है सीटेट के लिए भी सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो फुल कोर्स करवाया जाएगा और जो आपका केवीएस पीजीटी हिस्ट्री का है, टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और जो है इसमें आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। और जो ये मेरी हिस्ट्री की क्लासेस हैं ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आप जो है यूजीसी नेट का दे रहे हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेरा जो इसमें लेवल होता है वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक